नमस्कार साथियों। नए साल के आरंभ होने से पूर्व ही प्रकृति ने पूरे विश्व को एक बहुत बुरा उपहार दिया कोविड-19 के तौर पर। और इसने एक तरफ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, पूरे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, तो वहीं शैक्षिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। और इस शैक्षिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अपने घर पर रुके हुए हैं। करीब दुनिया भर के पौने 200 करोड़ विद्यार्थी अपने घर पर हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जिसको यूजीसी बोलते हैं, एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सारे मिलकर के तमाम तरह के ऐप निकाल करके विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर शिक्षा, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम विद्यार्थियों को ज्ञान उड़ेल दें उनके सामने, या उनके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन को बता दें, या कुछ चीज़ों को रटा दें। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा में दो लोग काम करते हैं, एक तो सबसे मुख्य जो होता है वो होता है शिक्षक, और दूसरा विद्यार्थी। जैसे हम जब कोई नदी पार करते हैं तो उसमें एक नाव होता है, नाव को खेने वाला नाविक होता है। उसी प्रकार शिक्षक भी एक नाविक है जो उस नाव को खेता है जिसमें विद्यार्थी बैठे होते हैं। अगर उस शिक्षक को ये नहीं पता है कि उस नाव को खेते हुए उसको किस छोर पर लेकर जाना है, किस लक्ष्य तक लेकर जाना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तब तक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो सही मेल होना चाहिए, जो एक सही अंतर संबंध होना चाहिए, या ये कहें कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। और शिक्षा का उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है, उसमें एक है चरित्र निर्माण, कि व्यक्तियों का, विद्यार्थियों का चरित्र का निर्माण किया जाए। और चरित्र का निर्माण ऑनलाइन माध्यम से मुमकिन नहीं है उतना जितना कि परंपरागत माध्यम से, जैसे विद्यालय कक्षीय पढ़ाई होती है, उससे संभव है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी बचपन से ही जब विद्यालय जाता है तो जाहिर सी बात है वो सुबह समय से उठेगा, दैनिक दिनचर्या का काम पूरा करेगा, अपने माता पिता से अभिवादन करेगा, उसके बाद विद्यालय जाएगा। विद्यालय जाने से पहले भी उसको बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे लोगों से अंतर संबंध होगा, बातचीत होगा, इंटरेक्शन होगा। उसके बाद वो विद्यालय पहुंचेगा तो वहाँ प्रार्थना सभा में और कक्षाओं में वो बहुत सारे विद्यार्थियों से मिले जुलेगा। तो इस बीच में वो जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ये चीज़ संभव नहीं है कि कंप्यूटर के सामने बैठ करके यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये सारी सुविधाएं मिल पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक बार मेरे प्रधानाचार्य जी बता रहे थे पूरे विद्यालय के सामने, सच्ची कहानी है। उसी विद्यालय के एक विद्यार्थी त्रिपहिया वाहन से अपने घर से विद्यालय के लिए निकले थे, और प्रधानाचार्य जी वो चारपहिया वाहन से विद्यालय आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई विद्यार्थी है जो 3 पहिया वाहन से जा रहा है। उसने अपने गाड़ी पर, 3 पहिया वाहन पर, एक वृद्ध औरत को बिठा रखे हैं। प्रधानाचार्य जी काफ़ी देर तक उनको देखते रहे, पीछे से ही, अपने गाड़ी से ही। और जब विद्यालय पहुँचे तो उस लड़के से प्रधानाचार्य जी पूछे कि वो जो वृद्धा थी वो आपकी क्या लगती थी। तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं उनको नहीं जानता था, वो रास्ते में जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना चाहिए। तो मैंने उनको बैठाया और करीब 4-5 किलोमीटर तक उनको अपने 3 पहिया वाहन से लेकर जाके पहुंचा दिए। पूरे विद्यालय के सामने ये बात बताए प्रधानाचार्य जी। तो हमें उससे सीख मिली कि एक ऐसा लड़का जो 3 पहिया वाहन से जा रहा है, मतलब कि दिव्यांग है, लेकिन उसके मन में परिवार से, समाज से, अपने विद्यालय से, अपने बड़ों से,
अपने शिक्षक से, अपने प्रधानाचार्य से वो मूल्य उनको मिले हैं, वो वैल्यूज़ उनको मिले हैं जिनका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल उसने किया, वो खुद उसका प्रयोग किए और रास्ते में एक महिला जा रही थी उसको बैठा करके मदद किए और इस बात को स्थापित किए, इस बात को इस्टेब्लिश किए कि मदद यानी सहयोग का जो मूल्य है वो प्रैक्टिकली किया जा सकता है, प्रैक्टिकली किया जाना चाहिए। हम किताबों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तो वो सारी चीज़ें किताबों में ही रह जाएंगी या फिर हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन के रूप में रह जाएंगी। तो जब हम विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीज़ भी सीखते हैं। तो वो चीज़ तभी संभव है जब विद्यालयी शिक्षा, कक्षीय व्यवस्था, क्लासरूम वाले प्रोग्राम वो सारे परंपरागत रूप से चलते रहें। लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि उसमें कुछ फेरबदल किया जाए, कुछ टेक्नोलॉजी का पुट डाला जाए, कंप्यूटर सिस्टम विद्यालयों में भी विकसित किए जाएँ। ये सारे किए जा सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से विद्यालयी शिक्षा से व्यक्ति का यानी किसी भी विद्यार्थी का चरित्र निर्माण होता है और जब उसका चरित्र निर्माण होता है तभी वो अपने समाज कल्याण के बारे में सोच सकता है। कंप्यूटर के सामने यदि बैठ करके कोई थोड़ी देर पढ़ लिया, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे गेम खेला, 10 घंटे पबजी खेल लिया, 2 घंटे तरह तरह के ऐप्स हैं उस पर समय बिता दिया, तो वो समाज से बिल्कुल कट जाता है। यानी जो सोशल स्किल्स होती हैं, जो सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है, जो सामाजिक संरचना होती है या समाज से जो मिलने जुलने की एक अच्छी बातें होती हैं, उससे वो कहीं ना कहीं कट जाता है। और आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक टेक्नोलॉजी पे अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण से वो अपने समाज, अपने परिवार से कहीं ना कहीं कट जाते हैं। यदि पूरी तरीके से इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म किया जाए कि हम सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएं, तो ये चीज़ बिल्कुल संभव है कि समाज में बहुत सारे क्लेश आ सकते हैं। जो सामाजिक संरचना है, जो एक दूसरे से इंटरेक्शन का भाव है, जो एक सहयोग, सह अस्तित्व की जो एक मूल्य है, उसका विकास कहीं ना कहीं ठप हो सकता है। और 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक अगर ये चल गया तो पूरे सामाजिक संरचना पे ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है वो सामाजिक प्राणी होता है। वो जब तक समाज में जाएगा नहीं, घुलेगा मिलेगा नहीं, जो समस्याएं हैं उनको देखेगा नहीं, जब तक खुद उसको अनुभूति नहीं करेगा, जब तक उस काम में खुद संलिप्त नहीं होगा, तब तक उसके चरित्र का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो सकेगा और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इस समय ऐसी भी बातें चल रही हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है या कुछ अन्य संस्थान ने भी कहा है कि हमें अब इस समय यानी कि कोविड-19 के लॉकडाउन के समय कोई भी परीक्षाएं हैं तो उसको ऑनलाइन संचालित कराई जाएंगी। ये संकट का समय है, इस समय ऐसा किया जा सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएं। लेकिन यदि सारी जो संकट का माहौल है ये सही हो जाता है, इसके बाद भी इस बात पे जोर दिया जाता है कि हमें परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही आयोजित की जानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा प्रणाली है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो परीक्षाएं होती हैं ऑनलाइन मोड पे, उस पर बहुविकल्पी टाइप की ही होती हैं। एक लाइन में प्रश्न आ गया, उसके 4 ऑप्शन आ गए, उस पर टिक लगा दिया। किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंदाजुआ उसमें अंदाज़ा लगा करके, तुक्का मार करके उस पर टिक कर दिया। तो पढ़ाई के प्रति जो एक नज़रिया होता है या जो पढ़ने के प्रति एक रुचि होती है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। क्योंकि संभव है कि ऑनलाइन माध्यम में जब परीक्षाएं ली जाएं तो उसमें फैक्चुअल बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे ऐसा विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके पढ़ने के तरीके में पूरा चेंज आ जाएगा। और जब तक कोई बच्चा विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण, आलोचनात्मक तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड पढ़ाई करेगा, तथ्यात्मक तथ्यों को रट करके पढ़ाई करेगा, तो पूर्ण रूप से संभव है कि जो शिक्षा का एक उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, उसमें वो पीछे रह जाएगा। और पूरी समाज में जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए
उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकेगी। और हम इसका उदाहरण अन्य देशों से सीख सकते हैं, जैसे अमेरिका है, यूके है, अन्य देश हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि वहाँ पर सारी जो डिजिटल और संरचनात्मक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हैं। लेकिन फिर भी जो स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, वहाँ पर अभी भी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद ऑफलाइन बेस्ड कक्षीय प्रणाली क्लासरूम में जाकर के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। और अमेरिका में ऐसा पाया गया है कि ऑनलाइन माध्यम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास होने की दर, उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की दर, ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी परीक्षा पास करने की दर के 8वें हिस्से के बराबर है। यानी बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप से हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन बेस्ड यदि पढ़ाई करवा दी जाएगी तो जो बच्चों में स्किल्स डाली जानी चाहिए उसका पूर्ण रूप से अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और शिक्षा के माध्यम से जिस ओर बढ़ा जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक त्रुटिपूर्ण विकास होगा। और जो पढ़ाई होती है विद्यालयों में वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड पढ़ाई होती है। जैसे पॉलीटेक्निक में देख सकते हैं, पॉलीटेक्निक में एक ब्रांच है सिविल इंजीनियर का, या एक ब्रांच है इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन का, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का, केमिकल इंजीनियरिंग का, कोई भी हम ले लें, टेक्सटाइल का, तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दी जाती है। जो परंपरागत शिक्षा है, जो किताबी शिक्षा है वो तो दी जाती है, वो अनिवार्य भी है, उसको बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन उसमें थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद फिर उसको प्रैक्टिकल भी करवाने के लिए साइट पर भेजा जाता है कि आप फला स्थान पर जाएं, वहाँ से सीखें, वहाँ से नोट्स बनाएं, डायरी बनाएं, वहाँ से अनुभव प्राप्त करें। अनुभव प्राप्त करने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। जैसे जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं, 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जिसमें से करीब 1 साल के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। 4 साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से कक्षीय प्रणाली भी अच्छा नहीं माना जा सकता जब तक कि उसको प्रैक्टिकल यानी अनुप्रयोगिक माध्यम में न तब्दील किया जाए। और अगर पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस्ड पढ़ाई हो जाएगी तो प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल भी पीछे रह जाएगा और शिक्षा के मूल उद्देश्य तक पहुंचने में मुश्किलें आएंगी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण या कहें इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती जैसा कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से की जा सकती है। इस मुद्दे पर मेरा यह विचार है, इस पे कोई निर्णय नहीं है। इस पर आप अपना मत दे सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं कि क्या ये जो वीडियो का टाइटल है कि ये शिक्षा क्या इन उद्देश्यों को की प्राप्ति कर सकता है, ये जो टाइटल है उस टाइटल पे अपने सुझाव दें और हमें उससे परिचित कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।